हेलो एवरीवन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 में मैंने बेसिक डिस्कस किया था मैट्रिक्स के बारे में, बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे उसके ऊपर। तो इस लेक्चर में हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट, एडजॉइंट, एटसेट्रा। सबसे पहले सबसे आसान काम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सीख लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। लेट्स से कि अगर मैं ए मैट्रिक्स को लिखता हूँ 2 3 1 1 -1 2। ओके, ऑब्जर्व कर रहा है ऑर्डर कितना है इसका, 2 क्रॉस 3, 2 रो है 3 कॉलम है। अब इसका ट्रांसपोज इस तरह से लिखा जाता है, ए टी क्या होगा, ये 2 3 1 1 -1 2। तो सिंपली आपने क्या किया, रोज को कॉलम में बदल दिया। ये रो थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉलम। ये यहाँ पे रो थी, तो यहाँ पे क्या बन गया, कॉलम। और ऑटोमेटिकली देख लो ऑर्डर क्या हो गया मेरे पास, 3 क्रॉस 2। तो सिंपली रोज को अगर आप कॉलम से एक्सचेंज कर देते हैं तो क्या हो जाता है अपने पास, ट्रांसपोज। इजी, आराम से समझ में आती है बात, कोई दिक्कत? तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझी जाए इसकी। ए ट्रांसपोज वापस ट्रांसपोज कर दोगे तो क्या होगा, फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ध्यान रखिएगा, एडिशन डिफाइन होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ओके, ये सब सीखना इसलिए जरूरी था कि अपन कई सिंटैक्स वगैरह में यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे अपन अलजेब्रा सीखते हैं ना, मैट्रिक्स दो नंबर जोड़ते कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करते हो, पावर कैसे चढ़ती है, किस तरह से होता है, तो रियल नंबर्स में तो आपने बहुत सालों से करते यार, तो ऑलरेडी फेमिलियर हो। अब हम मैट्रिक्स में सीख रहे हैं, ठीक है। हर बार क्वेश्चन इसी तरह नहीं करना होता कि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हर कुछ जोड़ जोड़ के देख रहे हो, उनकी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करके सिंटैक्स यूज करना भी आना चाहिए। तो ये क्या हो गया अपने पास, अल्फा ए ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, ए रेज टू पावर एन का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की पावर एन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में ए बी का ट्रांसपोज रिवर्सल हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड। और ट्रेस ऑफ ए, ये आपको पता है ऑलरेडी, ट्रांसपोज की मैट्रिक्स का ट्रेस लो या फिर ए का ट्रेस लो, एक ही बात है, सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर ट्रेस होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल्स। ओके, डायगोनल्स तो वो तो अपनी जगह पे हिलेंगे नहीं, है ना। एक मैट्रिक्स ले लो आप, जैसे कि अगर मैं सिंपल भाषा में लिखना चाहूँ, ए आई जे एम क्रॉस एन, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए जे आई, ठीक है। ये आई और जे उसी का इंडेक्स है, इसलिए पलटा इनको, एन क्रॉस एम हो जाएगी अपने पास बात। तो ट्रांसपोज आएगा, सबको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझे। हमारे पास होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका ट्रिक का मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, समझ रहे हैं आप। ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑब्वियस ही बात है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात हो सकती है, क्योंकि इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन, इसका एन क्रॉस एम बराबर कैसे होगा जब एम और एन बराबर हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं ये मैट्रिक्स को अगर ये ले लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, A11 A12 A13, 3 क्रॉस 3 के ले लेता हूँ, A21 A22 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। अब इसका जब ट्रांसपोज लोगे तो आप क्या लिख दोगे, A11 A12 जो रो की क्वांटिटी थी वो सब किस में आ गई, कॉलम में। A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर कर रहा हूँ तो देखो डायगोनल वाली एंट्रीज तो अपनी जगह से हिलती नहीं है, वो तो वही की वही है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये A12 है, यहाँ पे A21 है, A21 है A12 है, मतलब ये दोनों बराबर। A13 है, यहाँ पे A31 है, मतलब ये दोनों बराबर। A23 है, यहाँ पे A32 है, मतलब ये दोनों बराबर। मतलब
क्या निकला कि डायगोनल के अबाउट सिमेट्री है। देख रहे हो, ये इससे, ये इससे। तो पढ़ने से कैसे पता लगेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने से ही। कोई भी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक होगी वो किस तरह से दिखेगी मेरे को? ए बी सी, 3 एलिमेंट ऐसे नजर आएंगे। मान लो आप यहाँ पे लिख दिया डी ई एफ, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? डी ई एफ। याद है आपको एक डिटरमिनेंट करवाया था मैंने, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट के अंदर, जो कि सिमेट्रिक था। यस, याद करो। एक अपन सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर 2hxy by² 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कब बताती है? जब इसका डिटरमिनेंट क्या लिखते थे अपन? ए बी सी एच जी एफ। देख रहे हो, सिमेट्रिक है ना? ए बी सी एच एच जी एफ एफ। तो कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रही होगी आपको इस तरह की फॉर्मेट की दिखेगी, और वो 3x3 ऑर्डर की है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टिंक्ट एंट्रीज कितनी कर सकते हो आप? ये तीनों डिस्टिंक्ट कर दोगे, ये तीनों डिस्टिंक्ट कर दोगे तो 6 ही कर सकते हो, क्योंकि बाकी 3 तो वैसी वैसी होने वाली है। ठीक है ना? तो 3 + 2 + 1, और n क्रॉस n की हुई तो n + n - 1 से लेके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज मेरे पास क्या हो जाएगी? 1 से लेके n तक का सम 1 n × n + 1/2। ये होंगी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज। ठीक है ना? कि बाकी सब तो ऊपर तो रिपीटेशन होना ही होना है। इसी का ही दूसरा एक वर्जन समझते हैं अपन, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A हो जाएगा। ओके, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। और इसमें अगर मैं जनरल रूल बनाना चाहूँ तो A मैट्रिक्स को अगर आपने क्या लिखा हुआ है, Aij M × M ही आएगा। तो सीधी सीधी बात है, Aij = Abi। ये रूल है मैट्रिक्स की सिमेट्रिक होने का। स्क्यू सिमेट्रिक में आओ वापस, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो अभी जो मैंने लिखा था ओरिजिनली, इसी को पकड़ लेता हूँ। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A का मतलब क्या हुआ? A11 इज इक्वल टू -A11। इसका मतलब A11 0 आ गया। सिमिलरली आपका A22 भी 0 हो जाएगा, सिमिलरली आपका A33 भी 0 हो जाएगा। मतलब डायगोनल एंट्रीज तो आपकी 0 ही होने वाली है। दूसरा इक्वेट करने जाओगे, ये क्या अपना A21, ये किसके बराबर होगा? -A12 के बराबर। मतलब सीधे सीधे बोल सकते हो, अगर मैं Aij लिखता हूँ और क्लेम करता हूँ कि एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उस केस में Aij की वैल्यू हो जाएगी 0। कब? जब वो डायगोनल एंट्रीज होंगी, मतलब i = j। और दूसरी चीज Aij = -Aj। तो देखने से कैसे पता लगेगा आपको? 3x3 की मैट्रिक्स में तो डायगोनल एंट्रीज तो सारी 0 दिख रही हैं आपको। और सिमेट्री कैसे दिखेगी आपको? स्क्यू सिमेट्री। मतलब ये A -A है, ये प्लस A है तो यहाँ पे -A, यहाँ पे प्लस B है तो यहाँ पे -B, और यहाँ पे प्लस C है तो यहाँ पे -C। ओके, और एक चीज़ अलग है याद, आपको डिटरमिनेंट की याद दिला दूँ। अगर A मान लो अपनी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और ओड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ओड ऑर्डर, तो पक्की बात है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? हमेशा 0। कैसे? आपको ये बात होगी कि डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट सेम ही होता है, क्योंकि रोज को कॉलम में एक्सचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, A ट्रांसपोज क्या हो गया? -A बराबर dat A। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे आपको बताया ही था, एक प्रॉपर्टी याद दिला दूं, K × A का dat क्या होता है? डिटरमिनेंट में रो वाइज आती है, और मैट्रिक्स में हर एक रो में मल्टीप्लाई करते हो, तो जितनी रो होंगी उतनी बार K बाहर आएगा डिटरमिनेंट लेते टाइम। तो यहाँ पे ओड ऑर्डर का मतलब क्या है? ओड नंबर ऑफ रोज हैं, तो -1n dat A। और जैसा कि बताया गया कि n क्या है? ओड, तो -dat A = dat A। स्टैब्लिश हो जाती है बात कि dat = 0 होगा। तो जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखोगे कैसे ही ओड ऑर्डर की बोलना है कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। ओके, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया आपको? ओके, अब एक लास्ट चीज और देखो, फिर अब अपने एक साथ सवाल देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स रिलेटेड। एक सिंपल सी थ्योरम है दैट
एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, समझे, चाहे वो सिमेट्रिक हो, स्क्यू सिमेट्रिक हो या कुछ भी ना हो, बस एक ही कंडीशन है कि क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं, मान लो ए मेरी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं इसको दो मैट्रिक्स के सम के तौर पर लिख सकता हूँ, पी प्लस क्यू, जहाँ पे पी मेरी क्या है, सिमेट्रिक, कहने का मतलब पी ट्रांसपोज बराबर पी होगा, और क्यू क्या अपनी स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका प्रूफ देने का मतलब आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करके दिखानी पड़ेगी, वो कैसे ढूंढी जा सकती हैं। मतलब यहाँ पे क्यू ट्रांसपोज बराबर माइनस क्यू। तो जब भी देखो ट्रांसपोज वगैरह से रिलेटेड चीज़ें दे रखी हो, तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे बहुत सारे ट्रांसपोज ले लिए मैंने, क्या बन गया ये पी प्लस क्यू होल ट्रांसपोज। एंड यू नो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग कर सकता हूँ, तो पी ट्रांसपोज क्यू ट्रांसपोज, पी ट्रांसपोज तो पी है बिकॉज पी सिमेट्रिक है, और क्यू ट्रांसपोज मेरा माइनस क्यू है। सो एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों को ऐड कर दो। मैट्रिक्स इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो आप पहले लेक्चर के अंदर। सो ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, ट्वाइस ऑफ पी। तो यहाँ से पी की वैल्यू पता लग गई मेरे को, क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2। अब देख लो, चाहे इसका आप दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो ऊपर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए, और मैट्रिक्स एडिशन तुम क्या कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो सिमेट्रिक दिख रही है। यहाँ पे दोबारा ट्रांसपोज लोगे तो ए ट्रांसपोज आगे हो जाएगा और ए पीछे हो जाएगा, तो माइनस लेने पे वापस वैसी चीज़ बनेगी, मतलब क्यू ट्रांसपोज अपना माइनस क्यू स्टैब्लिश यहाँ से हो जाता है। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बोला जाए ना दो मैट्रिक्स पता करो, तो ए का ट्रांसपोज निकालो, ए पता ही है पहले से, तो ए प्लस 80/2 आपका हो जाएगा सिमेट्रिक पार्ट, ए माइनस 80/2 हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। ठीक है, तो आप सवाल लगाते हैं इनके ऊपर, तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी आपको ट्रांसपोज और इसको कैसे यूज़ करना है सवाल के अंदर। चलो सवाल देखते हैं ट्रांसपोज पे। एक मैट्रिक्स दे रखी मेरे को ए 1 2 2 2 1 -2 एंड ए 2 बी, और अपने को बोल रखा है कि ए ट्रांसपोज का वैल्यू कितना है, 9i। सो मेरे को वैल्यू बताना है ए कोमा बी का क्या होगा। सिंपल सा सवाल है, तो ए ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, अपने को पता है रोज को कॉलम में चेंज कर देता है, 1 2 2, ठीक है, 2 1 -2 एंड ए 2 बी। मल्टीप्लाई करो, ये रो उठेगी कॉलम के साथ चलती जाएगी, तो ए ट्रांसपोज को क्या लिख देता हूँ मैं, ये बन जाएगा मेरा, उठ के आया इसके ऊपर 1 2 2 4 2 2 4 9, इस पर गया तो 2 + 2 4 -4 0, ये इस पे आई तो a + 4 + 2b। ओके, 2 1 -2 इस पे डालो, 2 + 2 -4 0, इस पे किया तो 2 + 1 2 2 4 + 1 5 -2 -2 4 हो गई, ये 9 हो गई। अब 2 1 -2 तीसरे के ऊपर डालो, क्या बन रही है मेरे पास, 2a + 2 -2b। अब तीसरी उठाओ a 2b, इसको ऊपर डालूंगा तो मेरे पास a + 4 + 2b, बीच वाले पर डालूंगा तो 2a + 2 -2b सेकेंड एंट्री, और इस पर डालूंगा तो बन जाएगा मेरे पास a² + 4 + b²। ओके, ये देख लेना, इस सेकेंड ये अपना A31 A32 A33 तीन एंट्रीज ऐसे हैं, थोड़ा सा साइज की वजह से आगे पीछे हो गए। इक्वेट कर दोगे 9 9 के साथ, मतलब 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9।
तो काफ़ी सारी एंट्रीज तो मैच कर ही रही है। यहाँ से कुछ इक्वेशन नज़र आ रही है मेरे को, a प्लस 2b प्लस 4, ये वैल्यू अपने पास हो रही है 0, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है। तो 2a प्लस 2 माइनस 2b ये वैल्यू 0 हो रही है, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, a माइनस बी प्लस 1 ये भी 0 हो रही है। एक तीसरा इक्वेशन आ रही है a स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों से निकाल के तीसरे में वेरीफाई कर लेंगे। तो सेकंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं मैं, तो क्या बनेगा मेरे पास, ये 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ, 3a b कैंसिल हो गया, 4 प्लस 2 6, सो a की वैल्यू होगी मेरे पास कितनी, -2। a -2 है, सो -2 प्लस 1 -1, सो b की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, -1। ओके, b का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, यहाँ पर रखोगे तो -2 -1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, -2 प्लस 1। ओके, तो b की वैल्यू a की वैल्यू -2, b की वैल्यू -1 और यहाँ डाल रहा है तो सेटिस्फाई कर रहा है, 4 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इजी क्वेश्चन, ठीक है। एक और देखो, अपने को मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 a मैट्रिक्स 1 2 4 3, b मैट्रिक्स गिवन है 5 -3। ये देखो 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 1 का है, ठीक है। और Na का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मान लो A का है तो एक A मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, B है तो B कोई भी मैट्रिक्स जो लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। सो मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ, C क्या है अपने पास, A B B ट्रांसपोज A एंड D मैट्रिक्स है B ट्रांसपोज A A B। ओके, इस तरह से पूरे बना के दी हुई है। तो अपने पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव तो होता ही है। तो वैल्यू जो मेरे को निकालनी है किसकी, एन ऑफ सी डिटरमिनेंट ऑफ डी का स्क्वायर प्लस एन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी, ठीक है। इसका वैल्यू बताना है, बस कुछ वैल्यू सीधी सीधी दिख रही है। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 4, एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2, तो 2 आंसर तो मैंने निकाल लिए। अब सी और डी को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी बेसिकली क्या है, ए, ठीक है, बी बी ट्रांसपोज ए। ऑर्डर की जहाँ तक बात करूँ तो ए अपने पास 2 क्रॉस 2, बी अपने पास है 2 क्रॉस 1, ये 1 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 1 का 1 क्रॉस 2 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब ये वाली मैट्रिक्स आपको पता है नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बराबर है, तो बी बी ट्रांसपोज डिफाइन तो है ही सही। सो 2 क्रॉस 1 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इससे मैट्रिक्स कौन सी निकल के आएगी, 2 क्रॉस 2 की। सो 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 क्रॉस 2 के साथ, फिर से 2 क्रॉस 2 के साथ, इसका मतलब मेरी सी जो मैट्रिक्स है वो भी कितने की आएगी, 2 क्रॉस 2 की। तो सी मैट्रिक्स अगर 2 क्रॉस 2 की है तो एन ऑफ सी की वैल्यू पता लगी मेरे को कितनी है 4, ठीक है। अंदर सी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे को सिर्फ एन ऑफ सी पूछा है। डी मेरे को पता करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को डी का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। सो डी क्या है अपना, डी है मेरा बी ट्रांसपोज ए बी। बी ट्रांसपोज का मतलब बी क्या है अपनी 5 - 3 ट्रांसपोज का मतलब हो गई ये ऐसे। ए मैट्रिक्स है अपनी क्या 1 2 4 3, 1 2 4 3 मल्टीप्लाइड विथ 1 2 4 3, फिर वापस बी। बी का मतलब क्या है अपना 5 - 3। चलो पहले तो मैं बीच वाला मामला कर लूँ सेट। पहले 1 2 का 1 4 से मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा 8 + 1 9, 2 6 8, 4 12 16, 8 9 17। ओके, ये तो अपनी क्या आ गई अपनी
बीच वाली ए का मल्टीप्लीकेशन 5 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। पहले 5 माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, रो उठी कॉलम पे गई, 9 5 जो 45 माइनस 48 माइनस 3 इस पर डालूंगा तो कितना बनेगा 8 गुना 5 40, 17 गुना 3 51 माइनस का 11, ये मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 3 के साथ, तो 100 ये आ गया मेरे पास माइनस 15 प्लस 33 18, तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स आई, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट 1 और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 18। उठा के रखो वाले एक्सप्रेशन में जहाँ पे वैल्यू निकालनी थी मेरे को, ठीक है। यहीं पे कैलकुलेट कर देते तो साइड में एन ऑफ सी 4, 18 का स्क्वायर हो गया 324 प्लस एलिमेंट उसमें एक ही है, डिवाइडेड बाई मेरे पास कितना आ गया एन ऑफ ए माइनस 4 माइनस 2 हो गया 325, मल्टीप्लाई करूँगा तो 650, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, सवाल देखिए, m जो है अपनी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ओके, और साथ में मेरे को दिया हुआ है m ट्रांसपोज m, ये i के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना m ट्रांसपोज m अगर ये प्रोडक्ट i के बराबर होता है ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल, ठीक है। चर्चा करूंगा इसके बारे में, और अभी हाल फिलहाल सवाल देखो ये, और साथ ही मेरे को दिया हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ m जो है 1 दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड आउट करना है मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स m माइनस आइडेंटिटी, ये क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो मेरे को एम्प्टी दिया हुआ है, ओके, तो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ तुम्हें पता ही है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट सेम होता है, तो एक अप्रोच अपन क्या लगा सकते हैं, मैं डिटरमिनेंट निकालूँ किसका, इस पूरी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का, m माइनस आई का होल ट्रांसपोज, ठीक है, वो इसके बराबर ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये क्या हो गया मेरे पास mt माइनस आई, ट्रांसपोज प्लस माइनस सीधे सीधे अलग कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपके पास क्या दिया हुआ है, डिटरमिनेंट m1 दिया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे डिटरमिनेंट m से मल्टीप्लाई भी कर दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको पता है दो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हो तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी, तो उस प्रॉपर्टी को मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे, m को अंदर डाल देता प्रोडक्ट में, ये क्या हो गया एम टी एम आई इंटू एम हो गया मेरे पास एम टी एम मेरे को आई दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो आई रख देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखो ट्रांसपोज वगैरह यूज किया हुआ है इसलिए इसका हिंट लगता है, ओके। अब इसलिए अपन सारी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ते हैं ताकि हमें सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। माइनस कॉमन खींच लिया वापस एम माइनस आई बनाने के लिए, और एक प्रॉपर्टी आपको पहले ही बताई है, के इंटू ए का डेट क्या होता है, के रेज टू पावर एन इंटू डेट ए। अभी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दी हुई है तो -1 की पावर 3 करोगे तो -1 ही बाहर आना है, ये क्या आ गया मेरे पास डेट माइनस आई, मतलब ये देखा आपने क्या प्रूव कर दिया, m माइनस आई का डेट इज इक्वल टू माइनस डेट ऑफ m माइनस आई, मतलब x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 0। इजी, आसान था ये, ओके। एक सवाल और देखो, ये एडवांस में आया सवाल है, 2015 का पेपर काफ़ी टफ आया था, उसमें सबसे आसान सवाल यही था, ठीक है। कह रहा है कि x और y अपनी ये दो मैट्रिसेस हैं, x कैपिटल Y, ठीक है, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स दोनों ही, और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, ठीक है। साथ में ये अपने को बोला गया है नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। x और y दोनों की है स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब x ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस एक्स, y ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस वाई, ओके। और z एक मैट्रिक्स दी हुई है सेम 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, नॉन जीरो है, सेम 3 क्रॉस 3, और ये दी हुई मेरे को सिमेट्रिक, मतलब z ट्रांसपोज मेरे पास किसके इक्वल है, z के इक्वल, ठीक है।
तो आपको बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक है। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4 माइनस जेड रेज टू पावर 4 वाई क्यूब। बी ऑप्शन है एक्स रेज टू पावर 44 प्लस वाई रेज टू पावर 44। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक है। आप तो चारों ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस करके अपन बताएंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है या कुछ भी नहीं है। डी ऑप्शन है मेरे पास एक्स रेज टू पावर 23 वाई रेज टू पावर 23। ठीक है, तो चेक करने का तरीका क्या होता है कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है, तो अपन उसका सिंपली ट्रांसपोज करेंगे। तो मैं ए ऑप्शन का अगर ट्रांसपोज देता हूँ वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4 जेड रेज टू पावर 4 वाई क्यूब का ट्रांसपोज दिया, प्लस माइनस में ट्रांसपोज अलग अलग और पावर में भी अंदर चला जाता है, तो वाई ये क्या बन गया अपने पास वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4 का होल ट्रांसपोज माइनस जेड रेज टू पावर 4 वाई क्यूब का होल ट्रांसपोज। तो प्लस माइनस में सीधे सीधे अपन अलग अलग कर देते हैं। प्रोडक्ट में क्या लगता है रिवर्सल, मतलब क्या लगेगा साथ साथ पावर भी सेट कर रहा हूँ, जेड ट्रांसपोज की पावर 4 एंड वाई ट्रांसपोज की पावर 3। ये क्या हो जाएगा वाई ट्रांसपोज की पावर 3 जेड ट्रांसपोज की पावर 4। प्रोडक्ट में आपको पता रिवर्सल चलता है, प्लस माइनस भी अलग कर सकते हो और पावर बाहर निकाल सकते हैं। 3 प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया है। ठीक है, जेड ट्रांसपोज जेड ही है तो जेड रेज पावर 4, वाई ट्रांसपोज माइनस वाई है, पावर 3 लगी तो माइनस आ जाएगा आगे 5 क्यूब, वाई ट्रांसपोज भी माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो गया वाई क्यूब, ये हो गया जेड रेज टू पावर 4। ठीक है, और प्लस माइनस पे अपन आगे पीछे लिख सकते हैं, तो वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4 माइनस जेड रेज टू पावर 4 वाई क्यूब। अब चेक करें वापस वही मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, ये ऑप्शन ही वाई क्यूब जेड रेज टू पावर 4 जेड रेज टू पावर 4 वाई क्यूब। तो इसका मतलब ये जो ए ऑप्शन है वो कैसा है सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन को चेक करो, पावर सीधे सीधे को इवन नंबर दे रखी तुम्हें, अपने को पता है एक्स का स्क्यू सिमेट्रिक वाई भी का स्क्यू सिमेट्रिक, पर पावर इवन लगी हुई तो माइनस खत्म हो जाएगा, वापस यही मैट्रिक्स आनी है, तो ये भी सिमेट्रिक ही ऑप्शन। डी चेक, सी चेक करो, सी में ट्रांसपोज लो डायरेक्ट एक्स रेज टू पावर 4 जेड क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 सारे का ट्रांसपोज, प्लस माइनस में अलग हो जाता है, प्रोडक्ट में रिवर्सल चलेगा और पावर अंदर डाल दूंगा, तो जेड ट्रांसपोज का क्यूब एक्स ट्रांसपोज का 4 ये इधर, तो ये हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज की पावर 4 और जेड ट्रांसपोज का क्यूब। ओके, अलग कर देता हूँ इसको, तो जेड तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जेड क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यू सिमेट्रिक्स है माइनस एक्स है, पर पावर ऊपर वन लगी हुई तो माइनस वापस प्लस हो जाएगा जेड क्यूब, और माइनस अगर कॉमन ले लूँ मैं यहाँ से तो क्या बन गया एक्स रेज टू पावर 4 जेड क्यूब एक्स रेज टू पावर 4। वापस अपना कौन सा ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन, तो माइनस ही लिख दूँ इसको, समझे, इसको पूरी को अगर सी मैट्रिक्स बोलता हूँ तो इसका ट्रांसपोज लेने पे क्या आ रहा है माइनस सी, इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, डी ऑप्शन सीधे सीधे है ही, ओड पावर लगी हुई है तो माइनस बाहर निकलेगा, तो ये भी स्क्यू है। तो जहाँ तक स्क्यू की बात है सी ओ डी स्क्यू है और एयर भी अपने क्या है सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है सीओडी और ए भी हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सो आई होप आपको ट्रांसपोज पर अच्छी खासी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ मैट्रिक्स के टाइप जरूर समझ लेने चाहिए अपने को। ए ट्रांसपोज अगर अपन आई हो जाए तो ए मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल। जनरली देखो मैथ में कहीं भी ऑर्थोगोनल वर्ड आता है तो मेरा सीधा सा मतलब उसका क्या होता है परपेंडिकुलर, समझे। अगर मैं देखो 2x2 मैट्रिक्स की अगर बात करूँ ए बी सी डी, उसका ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई किया ए बी सी डी, क्या बनेगा बच्चों ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए सी प्लस बी डी, सी स्क्वायर प्लस इसको डालोगे यहाँ पे ये बन जाएगा ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर, और जैसा ही क्वेश्चन बोला गया इसको मेरे को कैसे इक्वेट करना आई से, तो देख पा रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड ए सी प्लस बी डी क्या है मेरा 0। अब देखो अगर मैं इनको वेक्टर की तरह लिखूँ, मान लो एक पी वेक्टर है ए आई कैप बी जे कैप, मैथ में हम पढ़ेंगे अच्छे से वेक्टर, थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स में पता है डॉट प्रोडक्ट वगैरह। देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब दोनों वेक्टर कैसे है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। ए सी बी डी कैसे आएगा, डॉट कराने से, पी डॉट क्यू क्या हो गया 0, इसका मतलब क्या है पी वेक्टर और क्यू वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर। जैसे कि मैंने बोला था ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब ही परपेंडिकुलर से रिलेटेड होगा कुछ तो जब भी हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो मैं मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, रो वाइज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये ध्यान रखना, मैं पढ़ने से पता लगना चाहिए, तभी हम उसका क्वेश्चन में काम ले पाएंगे। देखने से लगना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर ऑर्थोगोनल कैसे बन रही है, ठीक है, ओके। कुछ और होती हैं जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए तो इसको मैं बोलता हूँ आइडेम्पोर्टेंट, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई हो जाए तो इसको बोल देता हूँ इनवॉल्यूटरी। ए रेज टू पावर एन आपकी नल हो जाए, जहाँ पे ए की पावर एन माइनस 1 नल नहीं होनी चाहिए, तो इसको बोल देता हूँ मैं नील पोटेंट, नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स एन। देख लो ना ए एन माइनस 1 0 नहीं होना चाहिए, वरना फिर इंडेक्स एन नहीं रहेगी। जैसे अपन ने ए स्क्वायर ए निकाला, ए स्क्वायर निकाला और ए क्यूब जाके 0 हो गया, तो मैट्रिक्स मानी जाएगी नील पोटेंट ऑफ इंडेक्स 3, ठीक है। तो ये कुछ थे अपने एग्जाम्पल्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ आपको, अच्छा एडवांस में आया हुआ है। अब देखो इसमें एक मैट्रिक्स है मेरे पास कैपिटल एक्स पी ट्रांसपोज क्यू रेज टू पावर 2017 इंटू पी, ओके। तो पी जो मैट्रिक्स दी हुई है वो मैट्रिक्स क्या है अपनी, √3/2 हाफ माइनस हाफ √3/2, ठीक है। और जो क्यू मैट्रिक्स की डेफिनेशन मेरे को दे रखी है दैट इज इक्वल टू पी ए पी ट्रांसपोज, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू भी दे रखी है मेरे को 1 1 0 1। तो देखो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी अपने इस कॉन्सेप्ट से, इस सवाल से। एक तो ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि देखो ये स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो, देखो 3/4 प्लस 1/4 1 माइनस प्लस 1/4 3/4 1, तो यूनिट वेक्टर है, प्रोडक्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है नल हो रहा है। तो देख पा रहे हो तुम कि पी जो अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मतलब पी पी ट्रांसपोज क्या आ रहा है मेरे पास आई। इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व कर लोगे तो सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। कैसे, जैसे ये कि एक्स को मैं रिजोल्व करना चाहूँ पी ट्रांसपोज, तुमने क्या लिखा क्यू की वैल्यू देखो मैंने क्या लिख ली 2016 क्यू पी, ठीक है। पी टी क्यू रेज टू पावर 2016, अब क्यू की जगह क्या रख दोगे पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी। अब पी टी इंटू पी, ये तो क्या हो गया अपना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, पी टी पी 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 टी क्या होगा मेरे पास आई, तो पी टी क्या होगा मेरे पास आई, आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स क्या हो गई वापिस वही आएगी। इसका मतलब सोल्व करें क्या हो गई पी टी क्यू रेज टू पावर 2016 पी ए, ठीक है। देखो यहाँ से चालू हो था अपन, यहाँ पहुँच गए, एक ए फ्री हो गया। एक बार और करके देखो तो पैटर्न क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने क्या किया क्यू रेज टू पावर 2015 एक पी फिर से रिलीज कर दिया, ठीक है, क्यू पी ए। इस क्यू को हटाओगे फिर से कैसे, पी ए पी ट्रांसपोज पी क्या हो गया वापस आई, तो ये क्या बन गया पी ट्रांसपोज क्यू रेज टू पावर 2015 पी ए स्क्वायर। अब देख रहे हो यहाँ से पावर हटती जा रही, ए पे चढ़ती जा रही है, तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ ना क्या बनेगा आपके पास पी टी क्यू पी
ए के ऊपर आ जाएगी पावर 2016 घटते घटते। और फाइनली जब आप क्या रखोगे, पी टी, क्यू की वैल्यू क्या रखोगे, पी ए पी ट्रांसपोज पी, ये क्यू की वैल्यू चिपका दी, ए रेज टू पावर 2016। तो ये मेरे पास आई, ये भी मेरे पास आई, तो ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ए बची, ये क्या बन गया मेरे पास, ए रेज टू पावर 2017। अब ए की हायर पावर कैसे निकालोगे, ये भी अपनी फेवरेट ही है। ए को तुम क्या लिख सकते हो, ब्रेक करके लिख सकते हो, बताया था तुमने मल्टीप्लिकेशन के अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर। इसको मैं आई प्लस ब्रेक करके लिखूंगा तो पैटर्न की तरह नजर आएगी, मतलब ये आई होगी, ये बी होगी। तो ए को तुमने ये लिख दिया, तो ए की अगर हायर पावर निकालनी तो ए रेज टू पावर एन बाइनोमियल लग जाएगी सीधे सीधे। क्या बन गई ये, आई प्लस एन सी वन बी एन सी टू बी स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखो, बी स्क्वायर नल है, जीरो यहाँ पे, बी स्क्वायर मेरे पास सीधे क्या आ रहा है, 0 0 0 0, नल मैट्रिक्स हो गई। जिसका मतलब इसके आगे की सारी नल मैट्रिक्स बनेगी। तो बी बेसिकली निल पोटेंट मैट्रिक्स है इंडेक्स 2 की। तो अपन ने जो भी अभी तक डेफिनेशन पढ़ी ना वो सब कवर कर ली इसके अंदर ही। एन बी तो ये बेसिकली क्या हो गया मेरे पास 1 एन 0 1। अब एन 2017 है तो 2017 डाल दोगे। ओके, ये थे ट्रांसपोज पे क्वेश्चंस। तो ट्रांसपोज लगा लो थोड़ा सा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज के बाद देखते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसी से अपना इन्वर्स भी निकलने वाला है, तो ध्यान से समझना है। वो आपको एक चीज़ याद देता हूँ, डिटरमिनेंट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी जिस बारे में, कोफैक्टर्स के बारे में, याद है आपको, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर में क्या करते थे आप, जो भी एलिमेंट का निकालोगे उसकी रो छोड़ दोगे, कॉलम छोड़ दोगे और बचे हुए को मैनिपुलेट कर देते, तो ये चीज़ क्या बन जाती थी अपनी, माइनर। ठीक है, और कोफैक्टर क्या था अपना, कोफैक्टर बेसिकली क्या था, किसी भी एलिमेंट का -1 रेज टू पावर आई प्लस जे एम आई जे। ठीक है, वो जाके देख सकते हो, फर्स्ट लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया हुआ है, तो उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में, फर्स्ट लेक्चर डिटरमिनेंट के ऊपर। तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ तुम्हें। जैसे सपोज करो एक मैट्रिक्स लिखता हूँ 2 3 1 4 2 -2 एंड 5 1 3। ठीक है, कोफैक्टर्स लिखा हूँ मैं। ठीक है, अब ये ओरजाइंट वगैरह कुछ नहीं है, अभी बस लिख के बता रहा हूँ आपको, एक मैट्रिक्स बना रहा हूँ नहीं। ठीक है, बी मैट्रिक्स जिसमें मैं कोफैक्टर्स लिखूंगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के। जैसे मतलब फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका कोफैक्टर यहाँ लिख दूंगा, तो क्या बनेगा, ये रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, क्या बना 6 -2 कितना हो गया 8। और ये आपको ध्यान है ऑलरेडी कि अपने ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कोफैक्टर के साइन के लिए प्रोडक्ट करना है, वैल्यू निकालनी है। अगर आगे प्लस है तो छाप दोगे, आगे माइनस है तो साइन पलटना पड़ेगा अपने को। इस बारे में अपने अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी बना चुके हैं अपन। ठीक है, 3 का कोफैक्टर क्या हो गया 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 22 तो -22। 1 का कोफैक्टर 4 -10 -6, देखो प्लस मतलब जैसी वैल्यू आई वैसे के वैसे छोड़ दिया। 4 का कोफैक्टर 3 3 9 -1 8 -8। 2 का कोफैक्टर 6 -5 1 1। ठीक है, इस -2 का कोफैक्टर 2 -15 -13, साइन पलटना पड़ेगा, +13 हो जाएगा। 5 का कोफैक्टर -6 -2 -8। इस 1 का कोफैक्टर -4 -8। इस 3 का कोफैक्टर 2 2 जा 4 -12 -8। अभी मैंने आगे ऑटोमेटिकली मैंने तो ऐसे रैंडमली पिक की थी, इतने सारे -8 आ गए इसके अंदर, जो भी है। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए शॉर्ट में से लिख देते हैं ए डी जे ए। क्या बन जाएगा 8 -22 -6 -8 113 -8 -8 ओके। तो एडजॉइंट को आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ट्रांसपोज
ऑफ मैट्रिक्स formed by taking कोफैक्टर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो ये तो थोड़ा सा फॉर्मली लिख दिया मैंने, बाकी समझ में तो आपको आ ही गया है। फैक्टर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इसमें क्या अपने को अलग से ट्रांसपोज लेने की आवश्यकता नहीं है। जब आप निकालोगे ना इसके, जब इसके कोफैक्टर्स निकालोगे आप तो ऑटोमेटिकली इसको क्या करोगे, वर्टिकली लिखते जाओ। ठीक है, रो के कोफैक्टर्स को कॉलम में लिखते जाओ तो डायरेक्टली एडजॉइंट आपको नजर आ ही जाएगा। अब एडजॉइंट जब सीख गए हो तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं एडजॉइंट की सारी प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ। ए इंटू एडजॉइंट ए, ये चीज़ क्या आएगी अपने पास। अब देखो, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मल्टीप्लाइड विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ये बात मेरे को पता है कि आता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। और डिटरमिनेंट कहीं से खोलो सेम वैल्यू आती है, भी वेरीफाई भी कर दूंगा इसको मैं। देखो क्या बनेगा मेरे पास वैल्यू 16, 3 इंटू -22 -66 -6। ठीक है, -66 और -6 हो गया -72 और +16, तो कितना हो गया मेरे पास माइनस का 56। ओके, अब सेकंड रो को उठा के मल्टीप्लाई करना, सेकंड कॉलम पर डालोगे फर्स्ट रो को, तब देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फैक्टर दूसरी रो के, तो ऑटोमेटिकली आंसर 0 होने वाला है। देख लो -16 +3 +13 0 हो गया। इधर जब कहोगे तो -16 माइनस, चलिए कितना बना मेरे पास -20 -16 -24 एंड +1, ये तीनों -8 ही आएंगे क्या अपने पास। एक बार चेक कर लिया जाए, ये क्या है -8 और इसका क्या निकाला था मैंने -4 -8, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा हुआ था ना, साइन पलटने में, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके चलिए, अब हो गए तो क्या बनेगा -16 +24 -8 0 हो गया। ओके, फिर सेकंड रो को उठाओगे डालोगे, डालो 32 -44 +12, 32 +12 44, ये भी 0 हो गया, होना ही था क्योंकि सेकंड रो को सेकंड के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो डिटरमिनेंट आएगा, बाकी टाइम 0 ही आने वाला है। -32, यही डेफिनेशन सीखी थी डिटरमिनेंट में अपन ने। -32 प्लस क्या है मेरे पास आंसर -32 और ये कितना हो गया -26, -58 +2 -56। दूसरे पे डालोगे तो कितना है मेरे पास -32 +16 +16 0 हो गया, -32 +32 5 कितना हो गया 40 -22 -18। ठीक है, तो मेरे पास कितना आया था ये -22 -18 -40 +40 0 -40 +1 और +39, तो -40 +1 +39, ये भी 0 हो गया। यहाँ करोगे तो मेरे पास -40 +8 -24 -40 -50 16 कितना हो गया -56। तो बेसिकली यही तो तुम्हारी डिटरमिनेंट की वैल्यू है, समझ रहे हो। तो मैं निकाल के दिखाया ताकि वो वेरीफाई कर पाओ। तो मोर और लेस ये चीज़ क्या बनती है अपने पास मैट्रिक्स के अंदर, डिटरमिनेंट A 0 0 0 डिटरमिनेंट A 0 0 0 डिटरमिनेंट A। अब मैट्रिक्स में क्या है, स्केलर बाहर निकाल सकता हूँ, स्केलर मैट्रिक्स बन गई बेसिकली। तो डेट A बाहर आ गया, बनेगी क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको क्या बोलते हो आप आई। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबसे काम की है ये आ गया अपना A इंटू एडजॉइंट क्या होता है, डेट A इंटू आई। यहीं से आप स्टेब्लिश कर सकते हो इन्वर्स मैट्रिक्स। सोचो कि अपने पास इन्वर्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। कोई मैट्रिक्स है मेरे पास B सच दैट A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए बराबर अगर आई आ रहा हो तो उस B को क्या बोलते हैं अपन, A का इन्वर्स। ठीक है, ये इन्वर्स की डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब अगर मैं A को A के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई आ जाएगा। तो बोथ साइड मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, A इन्वर्स से। A इन्वर्स A एडजॉइंट A
डेट ए तो स्केलर क्वांटिटी है और आई के साथ किसी का भी मल्टीप्लिकेशन वही मैट्रिक्स होती है। ये क्या हो गया अपना आई इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू ए इनवर्स। तब आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स करोगे तो डेट ए यही आने वाली मैट्रिक्स आने वाली है एडजॉइंट ए। तो यहाँ से स्टैब्लिश हो गया कि ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी, एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए। एंड फॉर श्योर डेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए अगर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो यहाँ से एक बात क्लेम कर सकते हो आप, ए इज इन्वर्टिबल इफ डेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। और डेट नॉट इक्वल टू जीरो होता तो ए को क्या बोलते हैं अपन, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सब कुछ कनेक्ट होता जा रहा है। तो अभी तक के वीडियो जिसने भी ध्यान से सुने हैं तो ये बात रिलेट कर पाएगा, और नहीं सुने तो भैया ध्यान से सुनो, ठीक है। पॉज करो, वापस समझो, असाइनमेंट से क्वेश्चन लगाओ। अगर आपको वास्तव में मैथ को अच्छा करना है तो सिक्वेंसली मेंटेन करो, लेक्चर के साथ साथ स्मूथली चलते जाओ, ठीक है। अब तो आपको कोई फ्रीडम है, कोई डर नहीं है, बिना समझे आगे मत बढ़ो। ओके, सो ए इज इन्वर्टिबल, डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स मैंने एस्टैब्लिश कर लिया। अब कुछ एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज के बारे में विचार किया जाएगा, फिर इनवर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में विचार करेंगे, सवाल करेंगे। अब ये जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये बहुत काम की हैं। तो इसमें जो सबसे मेन प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में सुन लो पहले। एक तो अभी देखिए आपने ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डेट ए इंटू वाई, पहली चीज। एंड के इंटू ए का डेट क्या होता है, के की पावर एन डेट ए, के जहाँ पे स्केलर है। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके मैं सारे निकालने वाला हूँ। एंड ए इंटू बी का डेट क्या होगा, जहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो इनको अलग अलग कर सकता हूँ। ये तीन प्रॉपर्टीज का यूज करके सारा कुछ निकालने वाले अपन, तो फोकस करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बता दूं आपको। एडजॉइंट एल्फा ए क्या होगा, ये आएगा मेरे पास अल्फा ई पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ए। अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में रख पा रहे क्यों हुआ ये। एडजॉइंट के अंदर क्या आता है, कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स क्या होते हैं अपने पास, सब मैट्रिक्स। अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n माइनस वन क्रॉस n माइनस वन का बनेगा ना सब डिटर्मिनेंट। 3x3 की है तो अपन क्या करते हैं, रो छोड़े कॉलम छोड़े तो अब ये दिखता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जब सारी एंट्रीज को तुमने अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा 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 करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू समथिंग। तो अल्फा स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है ना हर एक एंट्री से, मतलब सब जगह आपको अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर नजर आएगा। तो पूरी मैट्रिक्स में क्या बाहर आ गया, अल्फा स्क्वायर। सो आप रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को, काम की चीज है, ध्यान से समझिएगा। एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, यहाँ पे रिवर्सल प्रॉपर्टी काम करेगी। एडजॉइंट बी जैसे ट्रांसपोज में किया था, एडजॉइंट ए। एंड एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ए सारे का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके एडजॉइंट लो या एडजॉइंट लेके ट्रांसपोज करो, बात एक ही है। एंड एडजॉइंट ए रेज टू पावर एन, दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ए सारे की पावर एन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एडजॉइंट की अपन कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेन तो देखो एक तो ये स्केलर वाली है और एक ये पावर वाली है, इनका यूज करना है। अब कुछ खास प्रॉपर्टी जो एडजॉइंट पे बेस्ड है। सबसे पहली चीज, एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट है ये ऑलरेडी हमने निकाला भी था डिटरमिनेंट के टाइम पे। ये क्या आता है, डेट की पावर n माइनस वन। प्रूव कैसे करोगे, सिंपल, वही प्रॉपर्टी उठाई, ए एडजॉइंट ए क्या होता है अपने पास, डेट ए इंटू वाई। बहुत सारे डिटरमिनेंट ले लिया आपने, ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ गया। अब देखो डिटरमिनेंट ए क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है लाइक के। तो ये खुल के क्या बाहर निकलेगा अपने पास, के की पावर n इंटू आई का डेट। आई का डेट 1 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ा है अपन ने, ए और बी अगर सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये भी एक मैट्रिक्स, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो अलग अलग कर दिया। ओके, ये 1 हो गया तो ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है मेरे को कि एडजॉइंट
ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू डेट की पावर n-1। इजी। चलिए अब आपको एक मैट्रिक्स स्टैब्लिश करके दिखानी है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स क्या बनेगी अपनी, तो इसको मैं कैसे कर रहा हूँ, इस पूरी चीज़ को थोड़ी देर के लिए एक मैट्रिक्स बोल दो बी, ठीक है। क्या बोल देता हूँ इसको, बी। तो एडजॉइंट बी लिख रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले देखो बी इंटू एडजॉइंट बी क्या होगा, डेट बी इंटू आई। कोई समस्या इसके अंदर, ओके। तो अब मैं लिख देता हूँ बी क्या था अपना, एडजॉइंट है, और फिर से क्या आ गया, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट से, ओके। बी की जगह वापस मैंने मैट्रिक्स लिख दी, और डेट बी का मतलब एडजॉइंट ए का डेट, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, डेट की पावर n-1 इंटू आई, ओके। अब बोथ साइड अगर मैं किससे डिवाइड कर दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड। अब जब ये चीज़ क्या बन जाएगी, थोड़ी देर पहले निकाला था, इसी को क्या बोलते हैं अपन, ए इनवर्स। तो ये क्या बन गया, ए इनवर्स एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डेट रेज टू पावर n-2 इंटू आई। अब बोथ साइड अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी ये लगा दिया और यहाँ पे भी ये लगा दिया, तो ये चीज़ तो आई बन जाएगी, आई इंटू एनी मैट्रिक्स वापस वही चीज़ आ जाएगी, और ये स्केलर है, ए इंटू आई मेरे पास क्या होगा, वापस ए ही हो जाएगा। तो ले दे के बात ये आ गई, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए इज बेसिकली डेट रेज टू पावर n-2, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इंटू ए, ओके। अब लगे हाथ, इसका डिटरमिनेंट भी निकाल दो बोथ साइड, तो क्या बनेगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लिया। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट लाइक के, क्या ये पूरी एक स्केलर क्वांटिटी। तो के इंटू ए का डेट क्या होता है अपना, के की पावर n इंटू डेट है। के की पावर n का मतलब डेट की पावर n-2, इस सारे की पावर n इंटू डेट है। तो देखो डेट की टोटल पावर कितनी हो गई, n² - 2n, पीछे से 1 आ गया, ये क्या बन गया पूरा n-1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एडजॉइंट ए का डेट क्या होगा, डेट की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब एक पैटर्न ऑब्जर्व करवा देता हूँ पहले आपको, फिर जस्टिफाई भी कर दूंगा। आपने देखा एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है भाई, डेट की पावर n-1, एंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, 2 बार एडजॉइंट लगा दिया, इस चीज़ का डिटरमिनेंट डेट की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ओके। और फिर से जाओगे, अगर 3 बार एडजॉइंट लगा दोगे, एडजॉइंट ए 1 2 3 1 2 3, क्या हो गया, ये डेट की पावर n-1 का होल क्यूब। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को पता है कि भाई ये एडजॉइंट ए का डेट ही है। अब जब इससे निकालने जाओगे तो क्या होगा, इसके डिटरमिनेंट की पावर n-1 बनेगी। मान लो बी मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट बी का डेट क्या होगा, डेट बी की पावर n-1, तो डेट बी क्या है, ये इसकी पावर n-1 लगाओगे तो क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम ऐसे इसको बी बोल दो, तो एडजॉइंट बी का डेट क्या होगा, डेट बी की पावर n-1। अब डेट बी अपना ये था, पावर n-1 होगा, फिर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये पैटर्न आप ट्रेस कर पा रहे हैं, 4 पर लगाओगे तो n-1 की पावर 4 हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से एडजॉइंट से रिलेटेड। इन्वर्स की प्रॉपर्टी भी साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि आती तो उसी से ही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको पता ही है, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है अपना आई। दूसरा ए रेज टू पावर n का इन्वर्स क्या होगा, ए इनवर्स की पावर n। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करना है। ए इंटू बी का इन्वर्स क्या होगा, इसमें भी रिवर्सल लगेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, और ए इनवर्स का डेट क्या होगा, 1/डेट है। अब इसमें ये मत बोल देना है कि पावर -1 ऐसा है, पावर नहीं है,
माइनस नेगेटिव पावर तो ऐसे भी डिफाइन नहीं करते हैं। ए माइनस वन का मतलब इन्वर्स मैट्रिक्स। अब इसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हो? ए इन्वर्स को क्या लिखा था भाई आपने? एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए, बहुत सारे डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये क्या बन गया? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। और ये तो एक स्केलर क्वांटिटी थी तो स्केलर की पावर 10 लग के बाहर आ ही जाएगा। और एडजॉइंट ए का डेट क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले तुमने? डेट की पावर n माइनस वन, और नीचे डेट की पावर n है, ऊपर डेट का स्क्वायर है, नीचे डेट का क्यूब है, तो क्या बनेगा भाई? 1 अपॉन डेट ए तो बनेगा। ओके, तो ये थी इन्वर्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज देख ली। अब दोनों पे सवाल करते हैं एक साथ, मजा आ जाएगा। अब एडजॉइंट पे कुछ सवाल लगा लेते हैं। हमारे पास देखो 3 मैट्रिक्स दी हुई हैं, ए बी सी, तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। इसमें ए तो अपनी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड, बाकी सब कुछ 0 होता है डायगोनल मैट्रिक्स में। और डेट भी मेरे को ऑलरेडी दिया हुआ है 36, डेट से दिया हुआ मेरे को ऑलरेडी 2, एंड वी आर गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बी सी। ओके, ये दिया हुआ मेरे को कितना? 2 रेज टू पावर 16, 3 रेज टू पावर 8, 7 रेज टू पावर 4। तो आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ए बतानी कितनी होगी, ठीक है? कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो आप ए, ठीक है? तो सबसे पहले देखो ये पूरी एक मैट्रिक्स है ऐसे डी, तो अपने को पता है एडजॉइंट ऑफ डी क्या होता है? डिटरमिनेंट डेट डी की पावर n माइनस वन का स्क्वायर, n की वैल्यू यहाँ पे 3 दे ही रखी है अपने को ऑलरेडी, तो ये क्या हो गया? डेट डी की पावर 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये दे रखा मेरे को कितना? 2 रेज टू पावर 16, 3 रेज टू पावर 8, 7 रेज टू पावर 4। तो यहाँ से पता लग गया डेट डी कितना हो गया अपने पास? 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 1। अब डी के इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट बी, डिटरमिनेंट सी। अब ए का डिटरमिनेंट ए तो डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो सीधा क्या लिखूंगा? एक्स वाई जेड। 36 का मतलब क्या होता है? 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2, और सी 2 रेज टू पावर 1 दे ही रखा अपने को, किस इक्वल है? 2 रेज टू पावर 4, 3 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 1। तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई जेड ये कितना मेरे पास? 2 रेज टू पावर 1, 7 रेज टू पावर 1। ओके, तो सीधी सी बात है भाई, प्राइम नंबर है तो इन तीनों में से 2 किसी एक के पास जाएगा, 7 भी किसी एक के पास जाएगा, बाकी सबकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो 3 गुणा 3 मेरे पास ऐसी कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है? 9 मैट्रिसेस पॉसिबल है। या फिर एक को इंटू 3 बैगर में बांटना, वैसे भी सोच सकते हो 3c2 इंटू 3c2, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है 3 इंटू 3 9। अब एक क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं आपके लिए बनाता हूँ। मान लो मैं डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 है, ठीक है? ए अब टी क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ओके, सो आपको बताना है 2 टाइम्स एडजॉइंट, ठीक है? 3 एडजॉइंट, ओके, अंदर फिर से 2 ए, इस सारे का डिटरमिनेंट ए को एडजॉइंट लगा देता हूँ, 2 एडजॉइंट, और इसके अंदर फाइनली 3a। कितने ब्रैकेट हो गए? 1 2 3, 1 2 3। इसका डिटरमिनेंट निकालना है, क्या आएगा? अब देखो 2-3 चीज़ें अपने को दिमाग में डाल लेनी है। एक तो अपने को पता है k इंटू ए का डेट क्या होता है? k की पावर n डेट ए। दूसरी बात, एडजॉइंट ऑफ k क्या होता है? k की पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए, ठीक है? तो सबसे पहले स्केलर्स को इकट्ठा कर लेते हैं अपन। अब देखो ये क्या एडजॉइंट के अंदर का है? 3, ठीक है? ये बाहर आएगा 3 स्क्वायर बन के, ठीक है? ये चीज़ क्या बन जाएगी? 2 इंटू 3 स्क्वायर एडजॉइंट ए। कोई प्रॉब्लम?
अब ये पूरा चीज़ भी किधर है, एडजॉइंट के अंदर, इसका भी स्क्वायर होके बाहर आएगा। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे आके 3 इंटू 2 का स्क्वायर 3 की पावर 4 एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ओके, समझ रहे हो ना? स्केलर 3 ऑर्डरी मैट्रिक्स है तो स्क्वायर होके बाहर आएंगे। फिर ये भी चीज़ एडजॉइंट के अंदर है, इसका भी स्क्वायर होके बाहर आएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये कितनी हुई 3 की पावर 5, तो 3 की पावर हो जाएगी 10, 2 की पावर हो जाएगी 4 एंड अंदर हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए और इस सारी चीज़ का डिटर्मिनेंट। अब ये पूरा डिटर्मिनेंट का स्केलर है तो पावर 3 के साथ बाद आएगा, 2 की पावर हो जाएगी मेरे पास कितनी 15, 3 की पावर हो जाएगी 30 और अंदर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, 3 बार लग रहा है, अपने को पता है क्या लिखते हैं, 2 की पावर 15, 3 की पावर 30, डेट की पावर क्या लिखा था अपन ने n-1 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 15, 3 की पावर 30 ओके इनटू डेट की वैल्यू कितनी है 2 और n अपना 3 दे ही रखा है, तो कितना हो गया 2 का क्यूब 8, तो अल्टीमेटली आ गया 2 की पावर 23, 23, 3⁻30। ठीक है, तो ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं जो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो इन्वर्स और इनकी प्रॉपर्टी से यूज़ करके कुछ सवाल लगा सकते हो आप, वो लगा लो। इसके बाद में एक लेक्चर और पढ़ाऊंगा, इसमें डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस के कुछ मिक्स क्वेश्चंस करेंगे अपन, जो भी हमने प्रॉपर्टी सीखी उन सब पे बेस्ड। ओके, तो चलिए अब मैट्रिक्स की एप्लीकेशन देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन में, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वैसे तो आप ऑलरेडी क्रैमर रूल से सोल्व करना सीख चुके हैं डिटरमिनेंट में, इसको लेक्चर 1 के अंदर। मैट्रिक्स में कैसे करते हो उसको भी देख लेते हैं, और रिलेटिवली सिंपल पड़ता है मैट्रिक्स से करना। देखो वही अपने पास 3 वेरिएबल की इक्वेशन उठाता हूँ, a1x b1y c1z इक्वल टू d1। सिंपल मेथड लेंगे, काफ़ी लोग गॉस जॉर्डन मेथड भी पढ़ाने लग जाते हैं पर इतना हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वगैरह। ठीक है, सिंपल जैसे हमने पढ़ा है अभी तक मैट्रिक्स के बारे में उसी चीज़ को आराम से इंटरप्रेट करना है और कुछ नहीं। ठीक है, अगर इन 3 चीज़ों अगर मैं मैट्रिक्स से लिखना चाहूँ तो आप इस तरह से लिख सकते हो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 एंड x y z। अब देख रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये रो उठेगी, इस कॉलम पे आएगी, आपके पास पहले ये मिल जाएगी इक्वेशन, ये उठेगी इसी कॉलम पे आएगी, ये मिलेगी, ये उठेगी इसी कॉलम पे आएगी, वापस ये मिल जाएगी। और ये बराबर किसके है d1 d2 d3। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं बोलता हूँ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कैपिटल ए। ये एक वेरिएबल की मैट्रिक्स है कैपिटल एक्स, ओके, और ये एक कांस्टेंट की मैट्रिक्स है कैपिटल बी। ए और बी फिक्स मैट्रिक्स है, तो अपने को एक्स सोल्व करना है ना, तो अभी अपन ऑलरेडी इनवर्स सीख ही चुके हैं, तो बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स ए क्या होगा आई इंटू एक्स, एक्स ही होगा, और ए इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू बी। अब देखो ए की बार में आपका पूरा आंसर आ जाएगा। आपको क्रैमर रूल में क्या करना पड़ता था, आपने 4 डिटरमिनेंट निकालने पड़ते थे, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट तो आपको फिर भी निकालना पड़ेगा अपना डेल्टा कोएफिशिएंट वाला, बाकी सीधे आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ए के कोफैक्टर लिखते जाओ, बी से मल्टीप्लाई किया, ए की बार में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस पर कुछ सवाल करेंगे, उससे पहले मैं इसका नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सिस्टम का नेचर कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, क्रैमर रूल में भी ये बात की थी तो यहाँ पे भी कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जैसे वहाँ पे भी था, अलग चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ ये अलग रूल आ गया इससे कुछ अलग सोल्यूशन आने, वही चीज़ मिलेगी आपको। ठीक है, तो डिस्कशन भी उसी के अराउंड ही है लगभग। तो सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे डिटरमिनेंट ए, कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वो निकाल के देखोगे, अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो अपने पास आ गया यूनिक सोल्यूशन।
और अगर ये 0 हो जाता है तो फिर आपको चेक करनी पड़ेंगी। तो उसमें क्या करते थे, डेल्टा 0 हो गया, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड भी चेक करते थे, तो वो भी अगर 0 हो जाता तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। सेम इसमें वैसी सिचुएशन ऊपर क्या आएगी, आप चेक करोगे अगर आपका डेल्टा ये मतलब ये अपना कोफिशिएंट की मैट्रिक्स वाला डिटरमिनेंट अगर 0 हो गया तो दो बातें देखनी है कि आपके जेड जॉइंट ए इंटू बी, अगर ये नल मैट्रिक्स आ जाती है तो अपने पास है क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर ये नल मैट्रिक्स नहीं हो पाती है तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, नो सोल्यूशन। और आप जानते ही हैं जब भी सोल्यूशन आते चाहे यूनिक आए चाहे इनफाइनाइट आए, हमेशा क्या बोलेंगे अपन, सोल्यूशन क्या है, सिस्टम क्या है अपना लीनियर इक्वेशन का, कंसिस्टेंट। ओके, और सोल्यूशन अगर नहीं आ पाए तो क्या बोलेंगे इसको, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और होमोजीनियस का आपको पता ही है, उसमें कोई अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं है। तीनों D1 D2 D3 नल मैट्रिक्स है तो उसमें नल मैट्रिक्स तो बनने ही वाली है, अपने को यही चेक करना होता है। यूनिक सोल्यूशन आएगा तो मतलब ट्रिवियल सोल्यूशन, क्रैमर रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसी तरीके से करना है। मैट्रिक्स की बात हमने और डिस्कस कर ली, इस पर सवाल लगाते हैं और इसी के साथ मैट्रिक्स का अपना पूरा डिस्कशन ओवर हो जाएगा। एक लेक्चर और करवाऊंगा उसके बाद जिसमें मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करूंगा डिटरमिनेंट मैट्रिसेस दोनों की। तो आपका ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से हो जाएगा, तो पूरा फोकस करो, असाइनमेंट भी सोल्व करो साथ में। चलिए सवाल करते हैं।